गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंसेस के टाइप्स को स्टडी करने चल रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्टडी करने का एक ही उद्देश्य है कि जब भी आपके सामने कभी सेंटेंसेस की कैटेगरी को पूछा जाए तो आप उसको इजीली जज कर सको, पहचान सको कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है। सेंटेंस के टाइप्स को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस होता क्या है? शब्दों का एक समूह होता है जिसका पूर्ण भाव स्पष्ट हो। मीन्स जब हम किसी के सामने अपनी बात रखते हैं वो सेंटेंसेस के माध्यम से रखते हैं और अगला हमारी बात अगर समझ जाए तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस भावपूर्ण था। अगर वो हमारी बात को समझ ना पाए तो समझ लीजिए कि वो भावपूर्ण नहीं था, अर्थात वो कोई सेंटेंस नहीं था। सेंटेंस का निर्माण लेटर्स, सबसे पहले लेटर्स, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो लेटर्स होती है। अल्फ़ाबेट के अंतर्गत लेटर्स होते हैं और उसके बाद कुछ लेटर्स से मिलकर के वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से ही पैसेज या फिर स्टैंजा बनाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंसेस और इट्स टाइप्स में क्या क्या बातें हैं। देखिए यहाँ पे हम 3 कैटेगरी बनाए हैं इसकी। पहली कैटेगरी है वाक्यों के भाव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस के सेंस बनते हैं, जो भी भाव बनता है, उसके अनुसार सेंटेंसेस कितने होते हैं वो है। दूसरा है टेंसेस के अनुसार। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें अलग अलग सेंटेंसेस को स्टडी करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेशन करना पड़ता है। और तीसरा, जब हम सिंथेसिस पढ़ते हैं तो सिंथेसिस में सेंटेंसेस की कैटेगरी थोड़ा सा अलग हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द रूट ग्रामर। हम जो तीसरी हमारी कैटेगरी है वो है अकॉर्डिंग टू रूट ग्रामर, ग्रामर की वो जड़ है। आइए सबसे पहले हम भाव के अनुसार सेंटेंसेस को देखते हैं कि इनकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं और हम इनका अध्ययन करेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। इसी असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें कोई आइडिया, ओपिनियन या फिर फैक्ट को बताया जाता है। आगे हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो एग्जाम्पल के साथ में इनको देखेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि जो ये असर्टिव सेंटेंस हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य। देखिए जब हम डेली लाइफ में बोलचाल की भाषा में हम सब वाक्यों को प्रयोग करते हैं तो अगर हम किसी से कोई बात पूछ रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। जब किसी को आज्ञा दी जाती है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, किसी को सुझाव दिया जाता है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एडवाइस या सजेशन, दूसरा होता है रिक्वेस्ट और तीसरा है कमांड या ऑर्डर। ये तीनों में से किसी का भाव अगर हमें मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस इम्पेरेटिव है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक बहुत खास बात होती है, वो ये है कि इनकी स्टार्टिंग, इनकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जो अगला सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये विशेष को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? विशेष। विश मीन्स क्या होता है? इच्छा। इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं। हम किसी के प्रति अगर अच्छी भावना रखते हैं और अच्छी इच्छा रखते हैं तो वहाँ हमारी विशेष गुड होंगी और बैड भी हो सकती हैं। ये एक्सक्लेमेटरी का एक ही पार्ट था पहले, लेकिन भाव के अनुसार उसको डिवाइड कर दिया गया और ये अलग हो गया।
इसमें भी मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मिलेगा, जो कि इसकी पहचान होती है। और साथ साथ में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रायः उनकी शुरुआत में से होती है। किससे होती है? में से। और इससे विशेष कन्वे किया जाता है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून या गुड बाय। ऐसे वर्ड्स जिसमें विश हो वो समझ लीजिएगा कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके लिए आप एक शब्द जानिए, सडन फीलिंग्स। क्या है? सडन फीलिंग्स। जो भी सडन फीलिंग हमारे मन में आए उसको ही आप समझिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सडन फीलिंग क्या होती है? दुख। अगर कोई दुख, आप जान लीजिए कि दुख पहले से बता करके नहीं आता है, तो जहाँ दुख का भाव हो वो सडन फीलिंग हो जाता है और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है सुख। सुख भी हमें अचानक प्राप्त होता है। सपोज दैट आप लोग एग्जाम दिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अच्छे अंकों से पास हो गए। अचानक पता चला जब हम नेट से अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर रहे हैं तो पता चला कि इतना अंक मिला है। मन में बहुत ही प्रसन्नता होती है, जोश होता है, घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, किसी की जॉब लग गई, वो सडन फीलिंग है। और जो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं उनको पता चला अरे फला स्टूडेंट था, उसकी जॉब लग गई। जो जलने वाले हैं जल भुन जाते हैं, वो भी सडन फीलिंग ही है। ये था वाक्य के भाव के अनुसार सेंटेंसों की कैटेगरी। अगला हम लोग देखते हैं टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार भी हम सेंटेंसेस को पाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। छोटे बच्चे वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो बताया गया था अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। लेकिन अब हम लोगों को क्या बताया जा रहा है? जब टेंस स्टडी करना शुरू किए तो क्या बताया गया? अफर्मेटिव। वहां पे असर्टिव बताया गया था, यहां बताया जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य, इसकी हिंदी क्या होगी? सकारात्मक वाक्य। जिसमें किसी कार्य की होने की सूचना प्राप्त होती है वह सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसको आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का प्रयोग किया गया हो, नेवर का प्रयोग किया गया हो या फिर नो का प्रयोग किया गया हो। आप उसको तुरंत समझिएगा कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हिंदी में लिखा गया है तो हमें एक शब्द मिलेगा नहीं। कौन सा शब्द मिलेगा? नहीं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर भी हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़े भाव के अनुसार। टेंस के अनुसार भी जब हम स्टडी करेंगे कैटेगरी को तो वहाँ पर भी हमें मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे जब डिटेल में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टडी करेंगे तो जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं। फिलहाल आप जानिए कि इनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो इंट्रोगेटिव तो होते ही हैं, साथ में वो नेगेटिव भी होते हैं। मीन्स उसमें नॉट पाया जाता है, इसीलिए उसे इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो है अकॉर्डिंग टू रूट ग्रामर। ये जब हम सिंथेसिस स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम ये पाएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में मिलते हैं और टीजीटी पीजीटी चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या फिर केबीएस या नवोदय का हो, वहाँ पर भी हमें ये क्वेश्चन मिलते हैं। मीन्स रूट ग्रामर का जो सेंटेंस टाइप दिया गया है वो हमें मिलते हैं और हमें वहाँ पहचान करना होता है। उससे हमें हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। लगभग हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस की कैटेगरी को पहचानने के लिए। सोचिए आपके लाइफ की बात है। इसका हम एक सेपरेट वीडियो डेवलप करेंगे और वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वो स्पेशली फ़ायदेमंद होगा कंपटीशन के लिए, साथ साथ में इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।
पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के लिए इसमें 9 नियम होते हैं। अभी तो यहाँ बताना ठीक नहीं होगा, वीडियो लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे नाम को हम जान लेते हैं। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी पहचान कहाँ से होती है ये जान लीजिए, कंजंक्शन के माध्यम से। जैसे हम जहाँ से दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, जो ज्वाइन करने का प्लेस होता है, कंजंक्शंस होते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसका वीडियो हम एक अलग लेक्चर के माध्यम से हम डेवलप करेंगे और वो प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग इतना ही स्टडी कीजिए। आइए अब हम लोग जो हमारा पहला पार्ट है, मीन्स पहला क्लासिफिकेशन है, वो है भाव के अनुसार वाक्य के प्रकार। उसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग पहले सेंटेंस का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन हमें सारी बातों को एकदम स्पष्ट करेगी कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। देखिए, हम इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप सेंटेंसेज को, उनकी कैटेगरी को आसानी से पहचान सके। सेंटेंसेज, सच सेंटेंसेज स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। ऐसे वाक्यों में फैक्ट मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, ओपिनियन मिलता है, किसी का विचार मिलता है या फिर आइडिया मिलता है। इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। आइए एग्जाम्पल्स को अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनके दो पार्ट होते हैं, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर अफर्मेटिव है तो भी वो असर्टिव कहेंगे हम या डिक्लेरेटिव कहेंगे, अगर नेगेटिव या डिक्लेरेटिव कहेंगे। पहला एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का, भारत का शेक्सपियर। ये देखिए एक फैक्ट को बता रहा है या डिक्लेयर कर रही है वो, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये फैक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अनूप इज ए गुड बॉय। अनूप एक अच्छा लड़का है। ये ओपिनियन है, आइडिया है, मेरा खुद का मान लीजिए कि आइडिया है कि अनूप इज ए गुड बॉय, अनूप एक अच्छा लड़का है। अगर अनूप मेरे लिए अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। वो मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, अपना विचार है कि अनूप इज ए गुड बॉय। वो किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। नेगेटिव, जो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे उसमें भी हम देखते हैं, ही डज नॉट वर्क हार्ड। नेगेटिव होता क्या है, जिसमें किसी कार्य के न होने की सूचना प्राप्त हो। उसमें हमें 3 शब्द मिल सकते हैं, एक मिल सकता है नॉट, या फिर मिल सकता है नेवर, नो भी मिलता है। क्या मिलता है? नो। कहीं कहीं पर नाइदर नार मिलता है। तो आप वहाँ पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारे नेगेटिव हैं, यहाँ कार्य के न होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। ये किसी का ओपिनियन है। राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का नहीं है। हो सकता है किसी के साथ वो मिसबिहेव किया हो, उसका बर्ताव अच्छा ना हो, इसलिए उसने कह दिया हो राम इज नॉट अ गुड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे जो हो,
उसको पहचानने का सरल तरीका, उससे हम केवल प्रश्न पूछते हैं और जब लिखा रहेगा तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर नहीं मिला है तो मान लीजिए वो गलती से छूट गया है या लिखने वाले ने गलती की है। ये दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला होता है यस या नो टाइप। पहला क्या होता है? यस या नो टाइप, यानी कि जिन प्रश्नों का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वही होता है यस या नो टाइप सेंटेंस। वही सेंटेंस जो यस या नो टाइप होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव ही होगा। और उसमें कौन सा? यस या नो टाइप। दूसरा होता है WS टाइप। पहले यस या नो टाइप का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लिखा गया है आर यू हंग्री। आर यू हंग्री। अगर कोई आपसे सवाल करे आर यू हंग्री तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप हंग्री हैं तो बोलेंगे यस, अगर हंग्री नहीं है तो बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। तो ये हमारा जो सेंटेंस कह रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिला इसमें? आर। और इसका सवाल जो भी आया उसका उत्तर हम यस या नो में ही दे सकते हैं, कोई और इसका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डिड सचिन प्ले, गलत हो गया था। डिड सचिन प्ले हॉकी। क्या सचिन हॉकी खेलता था या खेला? इसका आंसर क्या होगा? अगर सचिन खेला है तो यस, नहीं खेला है तो नो। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो यहां आंसर मिलेगा नो। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। सचिन को ही हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए जो WS टाइप का है। मीन्स जो दूसरा हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का जो दूसरा टाइप है वो है WS टाइप। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। इन्हें सेबन हुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबन हुआ। लोग पढ़ते हैं ना व्हाट, लेकिन नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में इसे व्हाट नहीं व्हाट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? व्हाट। लेकिन आपको याद करने के लिए इसे ऐसे ही याद करना ज़्यादा अच्छा होगा। हम क्या कहेंगे इसे? सेवन। क्रम भी लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें सेवन हुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। देखिए यहाँ WH अंडरलाइन किया गया, WH अंडरलाइन, WH अंडरलाइन, सब जगह WH अंडरलाइन किया गया है। नीचे वाला जो अंतिम वाला है उसमें केवल H है, W नहीं है। फिर भी उसे उसी कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे WH में ICH जोड़ दिए तो क्या हो गया? which। क्या हो गया? which। फिर दूसरे WH में जोड़ दिए AT। क्या जोड़ दिए? AT। क्या हो गया? what। क्या हो गया? what। समझ में आया? अब एग्जाम्पल भी हमें मिलेगा। तीसरा WH में जोड़ दिए O। क्या बन गया? who। क्या बन गया? who। ऐसे ही when, where, why, how। ये अंतिम वाला है जिसमें W नहीं है, तो है क्या? H। आइए एग्जाम्पल पहले देखते हैं। What is your name? What is your name? आपका नाम क्या है? आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी WH टाइप सेंटेंसेस मिलेंगे वो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे और उनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। यही अंतर है दोनों में, यस या नो टाइप में और WH में। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आपका जो भी नाम हो आप बताएंगे। मान लीजिए बता रहे हैं रमेश। क्या बता रहे हैं? रमेश। जिसका जो भी नाम हो आप अपना नाम जोड़ लीजिए। आप लोग अपना नाम जोड़ लीजिए।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपका अपना जो भी लोकल मार्केट हो उसको जोड़ लीजिए। मान लीजिए हम क्या दे रहे हैं, दिल्ली, क्या कह रहे हैं, दिल्ली, हमारा आंसर आ गया दिल्ली, हम जा रहे हैं दिल्ली को। आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, अपने गांव को जोड़ सकते हैं, अपने शहर को जोड़ सकते हैं, जो भी नाम हो। अगला है हमारा, वाई आर यू सो लेट, वाई आर यू सो लेट, आपको इतनी देर क्यों हुई, आप इतने देर से क्यों आ रहे हैं। क्या आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं? नेवर, आप इसका आंसर कभी भी यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसे WH टाइप सेंटेंस कहा जाता है, जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी को आज्ञा दी जा रही हो, किसी को सुझाव दिया जा रहा हो या किसी से निवेदन किया जा रहा हो, तो वही होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइए डेफिनेशन देखते हैं। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट। यहाँ पे छोटा सा एक फॉल्ट दिख रहा है, इसको सही कर देते हैं। सेंटेंसेस, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। अगर ऐसे कहीं लिखा हो, शुड का प्रयोग हुआ हो, तो वो एडवाइस है। स्टैंड अप या फिर गो देयर, अगर ये चीजें लिखी मिली हो तो समझ लेना कि वो कमांड है, आदेश है। जो सुपीरियर होता है अपने से इन्फीरियर को, अपने से छोटे पद वाले व्यक्ति को कमांड करता है। रिक्वेस्ट, जो छोटे व्यक्ति होते हैं, छोटे सा तात्पर्य ओहदे की बात कर रहे हैं। आप अपने फैमिली को ले लीजिए, अगर एक छोटा बच्चा अपने पापा से कह रहा है प्लीज गिव मी सम मनी, तो उसका काम बन गया, प्लीज का प्रयोग हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, तो आप समझिए कि वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने लिखा गया है ब्रिंग द चेयर, अगला एग्जांपल हम जोड़ दे रहे हैं इसी में, ब्रिंग द चेयर, चेयर ले आइए, तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इसकी बहुत खास बात ये होती है कि प्रायः शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। स्टैंड, गो, प्लीज का मतलब ये हेल्प से होगा, ये वर्ब है। और ब्रिंग, एक तो बस ऐसे ही ये शुड के यूज में, जब हम शुड का यूज पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि शुड का प्रयोग भी एडवाइस के लिए किया जाता है। ब्रिंग द चेयर, चेयर ले आओ। स्टडी योर बुक्स, स्टडी योर बुक्स, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम विशेष को व्यक्त करते हैं। विश मीन्स होता है इच्छा। आप ध्यान दीजिएगा, विशेष पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। अगर हम किसी से प्रसन्न हैं तो उसके प्रति हमारी इच्छा जो होगी वो गुड होगी, और उससे हम क्या कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। क्या कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ ध्यान दीजिए, हम विश ही अपनी व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो गुड है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ये हमारी गुड विशेस हैं। एक वर्ड में याद रखिए, जहाँ कहीं भी विश हो, चाहे वो गुड हो या बैड, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, ये विश हमारी गुड नहीं है। अगर किसी को नर्क में भेजा जाए तो वो गुड विशेष होगी नहीं होगी।
ऐसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे में से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रायः में से ही स्टार्ट होंगे और अंत में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। पांचवा सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसकी पहचान बहुत ही सरल होती है। एक डंडी होती है, उसके नीचे एक बिंदी लगी होती है। जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर भी है और लास्ट में है। जैसे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में मिला था उसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके अंतर्गत आप एक शब्द याद रखिए, सडन फीलिंग्स। याद रखिए सडन फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग सडन हो, अचानक हमारे मन में फीलिंग आ जा रही हो, वही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कोई मित्र अचानक हमें कहीं रास्ते में मिल गया, देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, अरे ये तो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। कोई रिलेटिव की जॉब लग गई, वाह बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे रिलेटिव की जॉब लग गई। कोई फेल हो गया, बड़ा दुख हुआ, बेचारा बहुत मेहनत किया था लेकिन वो फेल हो गया। यही है सडन फीलिंग, यही है सडन फीलिंग। हम आपसे ये आशा करते हैं अब तक आप लोग जितना कुछ स्टडी किए हो, अगर आपके सामने सेंटेंसेस दिए जाएं तो आप उनकी कैटेगरी को बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आइए एग्जाम्पल्स का अध्ययन कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? एलास आई एम ruined। एलास आई एम ruined। अचानक सपोज दैट कि आप किसी बिजनेस में हैं और कॉल आ रही है कि शेयर्स डाउन हो गए। शेयर में जो आपने पैसे लगाए थे वो शेयर्स डाउन हो गए, उनका रेट कम हो गया। ऐसे सुनते ही मन में बड़ी ही निराशा होगी, सडन फीलिंग है ये, मन में बड़ी निराशा होगी। आई एम ruined, मैं तो बर्बाद हो गया, यही फीलिंग्स आएंगी ना। आप अपने ऊपर ये बात लागू करके देखिए, किसी के मौत की खबर मिल जाए, बड़ा कष्ट होगा। एलास ही डाइड, अरे वो मर गया। अगर खुशी की बात हो तो हुर्राह, हम बड़े खुश होते हैं तो कहते हैं हुर्राह वी हैव वोन द मैच। मैच चल रहा, वर्ल्ड कप 2011 जब चल रहा था तो हम लोग टीवी देख रहे थे और जैसे ही वर्ल्ड कप जीते, भारत ने जीता, धोनी का सिक्सर लगा, उस समय मन में यही फीलिंग्स आई थी। क्या फीलिंग्स आई थी? हुर्रा वी हैव वोन द मैच, अरे हम तो मैच को जीत गए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये सडन फीलिंग है। क्या हमेशा हम जीतते ही हैं? पहले से ही मालूम रहता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे? नहीं होता है ना। तो जो सडन फीलिंग्स हो, आप कोई भी सेंटेंस पढ़िएगा ध्यान से सोचिएगा ये सडन फीलिंग है कि नहीं। अगर सडन फीलिंग है तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और डंडी, ये डंडी जरूर मिलेगी और इसके नीचे एक बिंदी भी लगी रहेगी। अगला देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लावर। अरे फूल तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। ओके गाइज, मैं ये आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद, सुनने के बाद समझ चुके होंगे और सेंटेंसेस की कैटेगरी को भी पहचान चुके होंगे। आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करके स्टडी कीजिए और एक नोट बना के रखिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू।